जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर था हमने अभी जस्ट देखा है, तो यही बेटर होता है कि जैसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट टेस्टिंग पे आ जाएं। टेस्टिंग कैसे होगी? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा ले आएंगे तो बहुत 3-4 घंटे की लंबी वीडियो बन जाएगी, जो कि वायबल नहीं है। ठीक है, तो छोटी छोटी पार्ट्स में वीडियो रहेंगे ताकि आप आराम से अपने समय अनुसार उसको देख सकें। तो ये पार्ट 1 होगा। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, साथ ही साथ उनका वेल एक्सप्लेन्ड, वेल इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ताकि उससे रिलेटेड अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाए और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, RAS 2012 का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है, देखते हैं। 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स। ठीक है, एक 100 वाट का बल्ब है, पावर दी हुई है 100 और टाइम दिया हुआ है 10 घंटे। तो एक जो 100 वाट का बल्ब है वो 10 घंटे जल रहा है। तो आपको इसकी बताना है इतना कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा अगर कंजम्पशन की कॉस्ट 5 पर यूनिट है। ठीक है, अगर कंजम्पशन की कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट है तो इन्होंने कितना कंज्यूम किया होगा 10 घंटे में, किसने? इलेक्ट्रिक बल्ब ने। और इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर क्या है? तो 100 वाट है। तो हमने आपको देखा था, बताया था हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किया था, यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं? वॉट इंटू आवर्स, वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000। ठीक है, क्योंकि किलो वॉट आवर में हमको इसको क्या करना होता है? एक्सप्रेस करना होता है किलो वॉट आवर में। ठीक है, वॉट हमारा कितना दिया हुआ है? वॉट दिया हुआ है 100। आर कितना दिया हुआ है? घंटा दिया हुआ है 10, और 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमने अपने चैप्टर में बात की थी। तो ये पूरा कट गया, ये पूरा, ये तो बचा एक। ठीक है, मतलब 1 यूनिट हमने क्या किया है? कंज्यूम किया है। इस वाले बल्ब ने 1 यूनिट कंज्यूम किया है। अब जब हर यूनिट की जो कॉस्ट है वो 5 यूनिट है और कंजम्पशन सिर्फ 1 यूनिट ही हुआ है, तो कितना पैसा हमारा गया? कितना पैसा हम बिजली का दिए? कितना बिजली का बिल बना? तो 5 रुपये बिजली का बिल बना। अगर हमारी यूनिट 2 होती तो बिजली का बिल हो जाता 10 रुपये। बिजली यूनिट 5 होती तो 25 रुपये हो जाता। उसी तरीके से अगर 10 यूनिट होती यहाँ पे तो 50 रुपये हो जाता। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट इज इक्वल टू यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वॉट इंटू आवर अपॉन 1000, क्योंकि इसको हमको किलो वॉट आवर में एक्सप्रेस करना होता है, इसलिए। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एकदम डिट्टो, देखिए यही सवाल है, 100 वाट बर्न्स फॉर 10 आवर्स। तो कितनी यूनिट हुई? अभी हमने देखा 1 यूनिट हुई। एकदम डिट्टो हु बहू सवाल पूछ लिया गया है बीपीएससी से राजस्थान में। ठीक है, तो बीपीएससी 96 का ये सवाल है, राजस्थान का ये सवाल है। बढ़ते हैं आगे, यूपी पीसीएस प्री 2017 में भी ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था। तो ये पूछ रहा है 5 बल्ब्स ईच ऑफ 100 वाट कैपेसिटी। यहाँ पे कितनी दी है कैपेसिटी? पावर कितनी दी है? पावर 100 वाट दी है। ठीक है, कितने बल्ब है? 5 बल्ब है। ठीक है, इन अ टनल आर इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूसली फॉर 20 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 घंटा। बस आपको क्या करना है? वही यूनिट वाला फॉर्मूला लगाना है, यूनिट इज इक्वल टू वॉट कितना दिया है? 100 वाट दिया है। टाइम कितना दिया है? घंटा कितना है? तो 20 घंटा है। इसको किससे डिवाइड कर देना है? 1000 से, क्योंकि किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो ये कटा, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। तो यूनिट कंज्यूम कितने हुए? 2 यूनिट, 2 यूनिट पर बल्ब। ठीक है, 2 यूनिट पर बल्ब कंज्यूम किए गए हैं। टोटल कितने बल्ब है? टोटल यहाँ पे बताया गया है 5 बल्ब है। तो टोटल 5 बल्ब है, एक यूनिट, हर बल्ब 2-2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो 5 यूनिट 10 यूनिट कंज्यूम कर लेंगे, है ना? 10 यूनिट कंज्यूम कर लेंगे, तो ये हुआ 10 यूनिट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वही नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए वॉट इनटू आवर्स अपॉन 1000, 2 यूनिट आएगा, कंजम्पशन बाय 5 बल्ब 10 यूनिट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया था। वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट कितना होता है? तो 1000 जूल पर सेकेंड। आर कितना होता है? आर होता है, आर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट, 60 इंटू 60, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 से इंटू 60 कितना हुआ? 3600 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। देखिए 6 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए, और हमने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर क्वेश्चन। ये भी वही एप्लीकेशन बेस्ड है। 100 वॉट का बल्ब है, एक 4 घंटे के लिए जल रहा है। कैसे निकालेंगे इसको? 100 नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू वॉट इंटू आवर, ठीक है, अपॉन 1000 ये कटा, बचा 4/10। 4/10 मतलब 0.4 आंसर होगा इसका, 0.4 यूनिट, ठीक है, 0.4 यूनिट डी आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है 0.4 यूनिट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, अभी हम देख रहे हैं यूनिट किससे निकल रही है, यूनिट निकल रही है हमारी वॉट इंटू आवर से, है ना, वॉट इंटू आवर से। तो कितने वॉट का बल्ब है या कितने वॉट का अप्लायंस है, कितने पावर का अप्लायंस है और कितने घंटे चल रहा है, इससे निकलती है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल। देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन 1 बोल रहा है वॉट, मतलब पहला स्टेटमेंट है वॉट। सेकेंड है वोल्टेज, वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। ओम पे? नहीं नहीं भैया। रेजिस्टिविटी पे कहाँ डिपेंड करेगा? और एम्पियर करंट फ्लो पे भी नहीं डिपेंड करेगा, बस ये वॉट पे डिपेंड करेगा इसमें। तो ओनली वन इसका सही आंसर होना चाहिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ किलोवाट आवर, अभी हमने देखा था। द किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इक्वल टू 100,000 वॉट इन 1 आवर, ठीक है। फिर 7th नंबर क्वेश्चन है आरएएस का, 2003 का क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। पावर क्या दी हुई है? 60 वॉट दी हुई है, ठीक है। कितने घंटे चल रहा है? 5 घंटे चल रहा है, ठीक है। कितने दिन चल रहा है? 30 दिन चल रहा है, ठीक है भाई। सब कुछ पूरा टाइम लिख लिया है हमने। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि किलो वॉट आवर में एक्सप्रेस करना है। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कटे, 6 पंजे 30 हुआ था, 30 इंटू 30 90 हुआ 9 यूनिट, ठीक है। इसका सही आंसर बी 9 यूनिट होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया और ये 9 यूनिट आ गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। अब देखिए यहाँ पे अलग एप्लीकेशन हुआ है और अलग फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। द करेंट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। करेंट क्या है? 0.5 एम्पियर है। पावर ऑफ द बल्ब इज, ठीक है, यहाँ पावर पूछ रहा है, पावर। तो यहाँ पे पावर पूछ रहा है। पावर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज या इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस, ईपीडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आप इसको लिख सकते हैं, इनटू फ्लो ऑफ करंट इनटू आई, ठीक है। ये हमने पढ़ा था जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ रहे थे। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी मतलब वोल्टेज और आई क्या होगा? आई होगा हमारा करंट, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बस। वोल्ट कितना दिया है? 220। करंट कितना दिया है? 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से जीरो कटेगा, बचा 110। 22 पंचे 110 होता है ना, 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाथ लगे एक तो 110, ठीक है। तो 110 जो है पावर है, 110 वॉट, ठीक है। 110, सॉरी ये वोल्ट हो गया, ये गलत है। 110 वॉट होनी चाहिए, ठीक है, 110 वॉट। देखिए आप एसआई यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, देखिए ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम कंफ्यूज हो गए थे वैसे आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पावर पूछ रहा है, पावर हमेशा वॉट में रहेगी। ये क्या है? ये वोल्ट है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई, डायरेक्ट फॉर्मूला था। ये क्या बताता है? ये इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताता है। और ये पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंटू वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्टेज में होता है इंटू एम्पियर या तो करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछ रहा है बीपीएससी 2020 में कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स इज 1.403 किलो ओम। इफ वन ऑफ द रेजिस्टर्स इज 2.0 किलो ओम द अदर रेजिस्टर विल बी, ठीक है। तो हम लोग ने रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखा था, रेजिस्टेंस देखा था, ओम्स लॉ देखा था। वहां पे देखा था कि जब रेजिस्टर्स जो होते हैं, जो अप्लायंसेस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, जो मैटर होते हैं रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, उनको रेजिस्टर्स कहा जाता है। और रेजिस्टर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो वो पैरेलल सेट हो, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक हो, पैरेलल मतलब एक के ये पैरेलल हो गया है, और या तो सीरीज में हो, ठीक है, या तो सीरीज में हो, ठीक है। जैसे जो वन नंबर डायग्राम है, जो वन डायग्राम है, ये वन है, ठीक है, वन,
ठीक है, 1 नंबर डायग्राम है। इसमें देखिए सीरीज में है R1, फिर उसके आगे R2, फिर उसके आगे R3 और उसके आगे R4। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, R टोटल हो जाता है रेजिस्टेंस ऑफ R1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ R2 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ R3 एंड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस जब ये सीरीज में होंगे, तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके चलता चला जाएगा। जब पैरेलल में होते हैं तब क्या होता है, जब पैरेलल में अरेंज होते हैं रेजिस्टर्स तो कैसे होते हैं, तब जो रेजिस्टेंस टोटल होता है वो कितना हो जाता है, ये देखिए R1 पैरेलल में है R2 के, R2 पैरेलल है R3 के, R3 पैरेलल है R4 के, तब क्या हो जाता है, तब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 1 अपॉन Rn। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये डिवाइडेड में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है और ये होल में है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है, तो ये सॉरी ये कौन सा अरेंजमेंट है, तो ये सीरीज का अरेंजमेंट है। ठीक है, एक के बाद एक। ये कौन सा अरेंजमेंट है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है, एक फ्रैक्शन के बाद दूसरा फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टर्स बताया है, मतलब फ्रैक्शन में होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि दो ही रेजिस्टर्स हैं तो दो ही रेजिस्टर्स की वैल्यू दी है। टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1.403 किलो ओम, जो कि बराबर होगा सारे पैरेलल रेजिस्टर्स के। पहले पैरेलल रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 1/2। ठीक है, 1/2 क्यों होगा, क्योंकि 1 अपॉन R1, वैसे तो R1 जो है वो 2 किलो ओम है, लेकिन फ्रैक्शन में आने पे 1/2 हो जाएगा। R2 का पता नहीं है, R2 को निकालना है, तो 1.403 माइनस 1/2 ये निकल के आएगा लगभग 4.70 किलो ओम। ठीक है, 4.70 किलो ओम ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन हम इसको फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर से क्या होगा, फिर हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है 4.70 किलो ओम वो आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा ये सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है, ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, घर में दो बल्ब हैं, एक ज़्यादा तेज जल रहा है, एक कम तेज जल रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, पावर देखते हैं, पावर क्या होती है बल्ब की, तो हमने आपको बताया था पावर होती है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, V इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, वोल्टेज इंटू फ्लो ऑफ करेंट या करेंट। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था V का क्या फॉर्मूला होता था, वोल्टेज का फॉर्मूला होता था I इंटू आर। ठीक है, R क्या होता था, R रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होता था, V इज इक्वल टू आई आर। ये हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा था, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिएगा, तभी यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। I क्या हुआ, I हो गया, जब यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर हुआ, तो यहाँ पे अगर हम देखें I क्या हुआ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो गया ना। करंट इज इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन आर। ठीक है, V अपॉन आर। अब हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दें, अगर P इज इक्वल टू VI वाले में, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ठीक है, और ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से हमने R की वैल्यू निकाली, सॉरी I की वैल्यू निकाली, V इज इक्वल R इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, I इज इक्वल टू सॉरी V अपॉन आर। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम I की वैल्यू रख देते हैं, तो V इंटू V अपॉन आर। ठीक है, V अपॉन आर, ये हमने I की वैल्यू निकाली थी, ये कितना हो गया, ये हो गया V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे देखते हैं, P की वैल्यू फाइनल जो पोजीशन थी वो हो गई V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर हो गई। ठीक है, तो ये किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, मतलब कम प्रकाश होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से पावर बहुत कम है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है द ब्राइटेस्ट डजंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। ऐसी गलत बात है, अभी हमने देखा बहुत सही तरीके से ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये गलत हो गया। बोथ द बल्ब्स हैव सेम रेजिस्टेंस, नहीं भाई, सेम रेजिस्टेंस होता तो सेम पावर भी होती। ब्राइट बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, नहीं गलत है, अगर लार्जर रेजिस्टेंस लार्जर रेजिस्टेंस होता तो लो जलता। ठीक है, ऑप्शन डी द डिम बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, ये हमने देखा
देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही दिखा रहे हैं कि P जो है पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और ये कॉमन सेंस भी है, जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना कम बल्ब जलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 भी एकदम रिपीटेड है, वही यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछ लिया गया है। विच ऑफ द टू हैज़ लार्जर रेजिस्टेंस, तो जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज जल रहा होगा उसका कम रेजिस्टेंस होगा, जो ज़्यादा तेज जल रहा, जो कम तेज जल रहा होगा जिसमें प्रकाश कम होगा उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो डिम बल्ब इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यूपीआरओ का क्वेश्चन है प्री 21 का। ये आपसे पूछ रहा है हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। ठीक है, मैक्सिमम लाइट लेने के लिए बल्ब्स को कैसे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि लाइट किस पे डिपेंडेंट होती है, पावर किस पे डिपेंडेंट होती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है। और रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, तो रेजिस्टेंस के दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल में सेट किए जाएं या तो सीरीज में सेट किए जाएं। ठीक है, अब अगर हम पैरेलल में सेट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस अगर दो रेजिस्टर से मान लीजिए, क्योंकि दो बल्ब है तो दो रेजिस्टर्स होंगे, तो पैरेलल में अगर वो होंगे तो कैसे सेट किए जाएंगे, 1R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबका अगर R रेजिस्टेंस माने तो 1/R प्लस 1/R। ठीक है, ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। सीरीज में कैसे होगा यही, तो R प्लस R प्लस R प्लस R। ठीक है, R प्लस R। ठीक है, तो पैरेलल में ये कैसे हो गए, पैरेलल में इनका क्या हो गया, पैरेलल में इनका जब पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया इनका R/2। ठीक है, R/2, क्योंकि यहाँ पे हम 1/R प्लस 1/R करेंगे तो ये 2/R हो जाएगा। ठीक है, 2/R हो जाएगा, और यहाँ पे 1/R हो जाएगा, ये 1/R इज इक्वल टू 2/R हो जाएगा। ठीक है, तो R जो होगा मतलब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पैरेलल में, वो पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, R/2 हो जाएगा, क्योंकि ये फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि R को हमको ऊपर लाना है, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको ऊपर लाना है। ठीक है, तो R/2 हो गया, ये पैरेलल में हो गया। सीरीज में कितना है, सीरीज में 2R है। ठीक है, सीरीज में 2R है। ठीक है, ये सीरीज का हो गया रेजिस्टेंस और ये पैरेलल का हो गया रेजिस्टेंस। अब दोनों को हम लोग अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला हमने देखा था, P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, V²/R ये हमने डिराइव किया था अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो P इज इक्वल टू V²/R। अब R की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं जब पैरेलल होगी, ये पूछा है ना कि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो देखते हैं कितनी पावर आएगी। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो V² तो वही रहेगा, R की वैल्यू हो जाएगी 2R। ठीक है, R की वैल्यू सीरीज में क्या दी हुई थी, यहाँ देखिए ये हम बता रहे हैं आपको, सीरीज में इसकी वैल्यू 2R थी। ठीक है, सीरीज में इसकी वैल्यू 2R थी और पैरेलल में R/2 थी। ठीक है, पैरेलल में R/2 थी। अब वही हम रख देते हैं, ये 2R हमको कहाँ से मिला था, ये सीरीज के रेजिस्टेंस से मिला था। ठीक है, अब ये देखिए किस पे डिपेंडेंट करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 2R बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो पावर बहुत कम हो जाएगा, और 2R जब बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, पावर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली रिलेटेड हो गए, मतलब जब सीरीज में कनेक्टेड है तो 2R रेजिस्टेंस इनको फेस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2R है। ठीक है, 2R। ठीक है, तो यहाँ पे पावर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब तो पावर मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, ब्राइटनेस मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं R/2 का जो वैल्यू आई है, तो V²/R/2। ठीक है, R/2। ठीक है, R/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो बचा सिर्फ R। ठीक है, तो R की तो कम वैल्यू है, अब 2R से तो कम वैल्यू है ना R की। 2R बड़ा होता है बताइए कि 1R। ठीक है, 1R। ठीक है, कौन बड़ा होता है, ठीक है, वैसे 2R बड़ा होता है। ठीक है, 2R बड़ा है तो पावर 2 पावर कम हो जाएगी। ठीक है, R छोटा है तो 2 पावर ज़्यादा हो जाएगी, है ना, मतलब पावर बढ़ जाएगी। 2R ज़्यादा है तो पावर कम हो जाएगी, 2R ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम हुआ, 2R से 1R रेजिस्टेंस हो गया तो पावर बढ़ गई, 2R से 2 पावर से ज़्यादा हो गई, है ना। तो जब सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे तो पावर कम हो जाएगी, जब पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी। इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन 2, इन केस 2 मोर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, और ये यहाँ पे पूरा तरीका दिया हुआ है जो हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा P इज इक्वल टू V²/R वाला फॉर्मूला है, आप कहीं से भी इसको
कुछ भी आपको वैल्यू दी रहे, बस आप इसको पुट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 पूछ रहा है, यूपीपीसीएस मेंस का है। डायनमो जो है एक अप्लायंस होता है विच इज सेट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एनुअली एक्ट एज अ, ठीक है, तो डायनमो क्या है, तो डायनमो इज कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। डायनमो किसको कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायनमो और जो एक वो होता है एक जनरेटर, वो एक ही होते हैं। डायनमो और जनरेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाना चाहिए। अ डायनमो विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट थ्रू अ कम्यूटेटर। ठीक है, डायरेक्ट करंट की हम लोग ने बात की थी, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन में होते हैं, इनका वोल्टेज फिक्स रहता है, और डायरेक्ट करंट को अगर अल्टरनेट करंट में बदलना है तो क्या यूज़ करते हैं, तो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ये सारी बातें हमने अपने चैप्टर में की है। इट इज़ बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो मैकेनिकल करंट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 नंबर भी वही डायनेमो से रिलेटेड है। इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, अभी देखा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 93, 94, 92, 2016, हर जगह रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं। बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन में कन्वर्ट होती है तब कितना हीट लॉस होता है। तो इसका सही आंसर वैसे तो होना चाहिए 2 to 5% हीट लॉस। ठीक है, लगभग 2 से 5% तक हीट लॉस होता है, लेकिन ये बहुत नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, अब कोई एकदम परफेक्ट बॉडी तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है मोशन में और कोई हीट लॉस ना हो, पर हीट लॉस बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, लगभग 2%, 3%, 2.5%। इसलिए क्या होता है, इनको कंसिडर किया जाता है देयर इज नो हीट लॉस। ठीक है, इसका आंसर इसलिए ये होगा। हीट लॉस इज 50% ऑप्शन भी है, बिल्कुल गलत है। नेग्लिजिबल होता है, 30% भी नहीं होता, 80% तो बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है देयर इज नो हीट लॉस। हालांकि प्रैक्टिकल में हीट लॉस होता है, पर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है एज अ सिग्निफिकेंट हीट लॉस। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो डिवाइसेज में हम लोग ने देखा था, क्या क्या डिवाइसेज देखे थे, हम लोग ने जनरेटर देखा था, डायनमो देखा था। ठीक है, जनरेटर और डायनमो में क्या देखा था, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा डिवाइस जो हमने देखा था, ट्रांसफार्मर देखा था, ये क्या करते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट को घटाते या बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग ने दो तरीके का ट्रांसफार्मर देखा था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन, स्टेप अप क्या करते थे, ये हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट को हाई कर देते थे, और स्टेप डाउन क्या करता था, लो अल्टरनेटिंग करंट को हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट कर देता था। ये ट्रांसफार्मर के बारे में देखा था। और एक और डिवाइस देखा था मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, जो हमारे फैन में लगे हैं, कूलर में लगे रहते हैं। ठीक है, ये सब जो मोटर होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इनको मिल रही है तो ये मैकेनिकल में उसको मोशन में कन्वर्ट करती है, तभी तो हमको हवा लगती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करती है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, इसका आंसर होगा। ठीक है, डायनमो क्या करता है, डायनमो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। ट्रांसफार्मर कोई भी कन्वर्जन नहीं करता है, बल्कि ऑल्टरनेटिंग करंट को घटाता या बढ़ाता है। इंडक्टर जो है वो इंडक्शन के माध्यम से चीज़ों को गर्म करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया इलेक्ट्रिक मोटर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो काम करते हैं वो कौन है, तो वही काम करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या जो भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, कुछ भी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेंगे। एमीटर क्या होता है, एमीटर तो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, तो एमीटर गलत हो गया। वोल्ट मीटर क्या है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, इसमें कोई हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होती नहीं है, ये बस वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है डायनमो, ये बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करते हैं और मैकेनिकल को
इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक मोटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, पता नहीं इसमें सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये भी क्या करते हैं, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करते हैं। मोटर हमने देखी है ना अपने कूलर में लगी रहती है। कूलर में क्या होता है, कूलर जब हम फिक्स करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और उससे हमारा जो कूलर का पंखा है वो घूमने लगता है और खूब तेज से हवा देने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सी एंड डी दोनों होना चाहिए। आंसर सी एंड डी, हाँ ये देखिए बिल्कुल सही आंसर, सी एंड डी बिल्कुल सही है। अमंग द गिवन ऑप्शंस बोथ डायनेमो एंड इलेक्ट्रिक मीटर आर सच डिवाइसेस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 RAS 2013 का क्वेश्चन है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी किस में होती है, तो बैटरीज में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है, ठीक है। बैटरीज एक डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती हैं और वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बैटरी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बैटरी बिल्कुल सही है। मोटर क्या करता है, अभी हमने देखा मोटर इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। अ बैटरी इलेक्ट्रिकल बैटरी इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, दैट कन्वर्ट्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में केमिकल सेल्स होते हैं जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी उनके पास ऑलरेडी स्टोर होती है। अब उनका क्या काम होता है, तो उन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। बैटरी से पहले हम लोग टीवी चलाते थे, पंखा चलाते थे, जब इन्वर्टर्स नहीं होते थे तो क्या होता था, बैटरी से हम लोग पंखा चलाते थे। आज भी गांव में, जैसे हमारे गांव में क्या होता था कि ढेर सारी बैटरीज, जब किसी की शादी वादी होती है तो बड़ी बड़ी, जब जनरेटर्स नहीं होते थे, बड़ी बड़ी बैटरीज मंगा ली जाती थी। बैटरीज क्या करती थी, उनमें ऑलरेडी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती थी और केमिकल एनर्जी को वो क्या कर देती थी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती थी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ जो सब्जी मंडी लगती है वो रात में वहाँ पे बिजली नहीं देते हैं ना, सड़क के किनारे सड़क के किनारे लगाए रहते हैं बिजली वाले, अपनी बिजली वाले कह रहे हैं मतलब सब्जी वाले अपनी सब्जियाँ, ठीक है। उनके पास तो कोई साधन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लैंप लेते हैं और बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। छोटे छोटे लैंप होते हैं वाइट लाइट के, वो क्या करते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं उससे केमिकल बैटरी से, और आराम से इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि केमिकल बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है जो कि क्या करती है, कन्वर्जन करती है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेजेस टेंड टू बर्न आउट बिकॉज, ठीक है। तो मोटर के बारे में बात हो रही, सबसे पहले मोटर के बारे में हमको क्या याद रखना है, तो मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है मोटर का, ठीक है। अब मोटर बोलने क्या है, बहुत ही लो वोल्टेज पे काम कर रही है, ठीक है, लो वोल्टेज पे काम कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या रिलेशन पता है, हमें पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। पावर किस पे डिपेंडेंट है, तो पावर, टोटल पावर कितना होता है, तो वोल्टेज, जितना वोल्टेज आ रहा है इंटू करंट ड्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन, ठीक है। I करंट है, V वोल्टेज है और P क्या है, पावर है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अगर हम I को इधर कर दें तो ये हो जाएगा P अपॉन आई इज इक्वल टू v, ठीक है। P अपॉन आई इज इक्वल टू वी, क्योंकि हम आई को इधर भेज दिए, डिनोमिनेटर में भेज दिए, तो ये आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। अब क्या दिख रहा है इसमें, अगर हम P को इग्नोर कर देते हैं कुछ टाइम के लिए तो हमारा रिलेशन हो जाएगा ये V इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। मतलब I ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होता जाएगा, ठीक है। I ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वोल्टेज अगर कम हुआ तो करंट ड्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज अगर कम हुआ तो करंट ड्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, क्योंकि कम वोल्टेज में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मेहनत हो रही है करंट को ड्रॉ करने में, ठीक है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कम होता जा रहा है और आई बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति क्या हो जाती है, इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा करंट आता है कम वोल्टेज में। क्या होना चाहिए, जितना वोल्टेज है उतना ही करंट आए, V इज इक्वल टू आई होना चाहिए एफिशिएंट स्टेट में, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, अगर वोल्टेज बहुत कम होगा तो क्या होगा, वोल्टेज कम होने पे करंट तो उतना ही ड्रॉ करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपके पास 4 घंटे ही आपके पास पढ़ने के हैं। ठीक है, 4 घंटे ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, इसके बाद आप थक जाएंगे। ठीक है, अब 4 घंटे से 5 घंटे हो गए, तब भी आप पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, पढ़े जा रहे हैं, तो आप बर्नआउट हो गए। क्यों? क्योंकि आपका वोल्टेज तो उतना ही है, आपकी जो एनर्जी है वो उतना ही है, पर पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं आप, करंट ज़्यादा ले रहे हैं आप, तो इससे क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा। ठीक है, और इस रिलेशन से तो पता ही चल गया, जब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। ठीक है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ज़्यादा करंट ड्रॉन होगी कम वोल्टेज में। ठीक है, जिसकी वजह से बर्नआउट हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्नआउट हो जाएगा। कि होना कैसा चाहिए, होना ये चाहिए जितना वोल्टेज है उतना ही करंट मिलना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये सही लग रहा है। ऑप्शन बी, दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। दे ड्रॉ हीट प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, हीट यहाँ पे रिलेटेड ही नहीं है, हीट तो करंट से रिलेटेड है, वोल्टेज से रिलेटेड नहीं होती है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, लो वोल्टेज सेट्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा और इसका रीजन ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेजेस टेंड टू बर्न आउट बिकॉज दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जाएगा करंट ड्रॉन ज़्यादा होता जाएगा, करंट ड्रॉन ज़्यादा होता जाएगा तो बर्नआउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, बीपीएससी में पूछा गया है। ये आपसे बोल रहे हैं फैराडे कांस्टेंट क्या है। जो फैराडे कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही है, किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहे हैं डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, गलत है। डिपेंड्स अपॉन द करंट पास, गलत है। डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, नहीं, ये क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि मैग्नेट रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिएगा, फैराडे कांस्टेंट है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू लगभग इतनी है। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, बस आपसे ये याद रख लीजिएगा, आपसे यही पूछेगा कि फैराडे कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, येलो हाईलाइट कर लीजिए, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अपना 24 नंबर। ठीक है, IAS प्री 99 का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोटर कार बैटरी। ठीक है, मोटर कार की जो बैटरी है उस पर आप ध्यान दीजिए, कथन पे, इस पर सोचिए विचारिए। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। द वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। अब ये पता नहीं, अब ये उस समय हुआ होगा, क्या भरोसा। ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूज इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होती है वो हाइड्रोक्लोरिक होती है, नहीं ये तो हमें पता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होती है कार की बैटरी में वो सल्फ्यूरिक एसिड होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक नहीं होती है। ठीक है, अब IAS का क्वेश्चन है तो ये ऐसे ही लेवल के पूछेगा जहाँ पे आपको हवा ही नहीं लगेगी। इलेक्ट्रोड्स आर लेड एंड कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लेड एंड कॉपर को तो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो लेड और लेड के ही होते हैं, लेड डाइऑक्साइड के होते हैं, लेड के होते हैं, कॉपर के तो नहीं होते हैं। कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर पर आवर, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये मोटर की कैपेसिटी एम्पियर पर आवर, मोटर क्या करती है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है ना, हर घंटे कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी है ये डिसाइड करती है मोटर। ठीक है, ये डिसाइड करती है क्या, मोटर। तो मोटर ये M हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी मेजर की जाती है एम्पियर में, टाइम आवर, तो एम्पियर पर आवर, ये एम्पियर पर आवर ये इनका हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो पक्का पक्का हमको पता है वो 4th है। ठीक है, ये नहीं पता है, 1 नहीं पता है, 2 नहीं पता है, 3 नहीं पता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो D है। ठीक है, ठीक है, अब वोल्टेज इज यूजुअली 12 वोल्ट। ठीक है, इसको सही मान के चलते हैं। कुछ जो पहले ट्रिक्स बताते थे वो ये बोलते थे, मतलब जो ट्रिक्स्टर्स थे पहले टाइम के, वो बोलते थे कि अगर UPSC में कोई फिगर दिया हुआ है तो जनरली करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो वो जनरली करेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ मान लिए थे। ठीक है, खैर यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब मोटर कार बैटरी यूजुअली है 6 2V सेल्स, जो कि हो जाते हैं 12 वोल्ट के। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आर, ये तो हमने देखा, इसके बारे में हम सर्टेन थे। एन एम्पियर आर इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर्ड व्हेन a current of 1 ampere flows for 1 hour। ठीक है, therefore the total usable stored in the battery can be stated in term of ampere per hour। the electrolyte used is सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन कार बैटरीज आर लेड एंड लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड डाइऑक्साइड या लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो लेड यूज होता है और सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है मोटर कार की बैटरी में, याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं से हूबहू रिपीट कर दे तो आपको पता हो। ठीक है,
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2016 का है। निकल कैडमियम बैटरी से पूछा गया, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरी इज यूज इन, कहाँ कहाँ पे यूज होती है? कैलकुलेटर में यूज होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉर्डलेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिल्कुल फोन में भी कैडमियम बैटरी यूज होती है। ट्रांजिस्टर्स में भी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरी इज टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी यूज्ड इन निकल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड metallic cadmium as electrodes, while potassium hydroxide is used in alkaline electrolyte. It is used in calculator, cordless electrical appliances, transistors, portable power tools, photography, flashlight, etc etc, ठीक है। तो निकल कैडमियम जो है यहाँ तीनों में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब, ठीक है। लाइटिंग बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो इनका फिलामेंट कुछ ऐसा होता है ना, फिलामेंट हम बना देते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। ऐसे 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 अरे यार ये, हाँ ठीक है, ऐसे 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 करके एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, ऐसे 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 करके फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। फिलामेंट क्यों लगा होता है? क्योंकि ये हाई, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद ये मेल्ट करेंगे, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद ये बॉयल करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे कारगर साबित होते हैं बल्ब को जलाने में। इससे क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत कम भी आती, बहुत ज़्यादा आती है तो ये मैनेज कर लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आती है तो ये मैनेज कर लेता है, ठीक है। और जो फिलामेंट का जो वायर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ऐसे 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 आपने देखा होगा, आड़ा तिरछा होता है, ठीक है। और यहाँ फिलामेंट डेफिनेटली या जनरली ही क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब जाके ये मेल्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर में मेल्ट होने पे क्या है कि बल्ब आराम से जल जाता है, ठीक है। बल्ब जल्दी से अगर मेल्ट हो जाएंगे तो बल्ब जल ही नहीं पाएगा, ज़रा सा हाई वोल्टेज आया तो बल्ब जल गया, यही होगा, ठीक है। इसीलिए टंगस्टन यूज़ किया जाता है जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, डी टंगस्टन इसका सही आंसर है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड इन फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब्स। इन 1781 Carl Wilhelm Scheele and Tober Bergman suggested that it might be possible to obtain a new metal by reducing tungsten acid, ठीक है, उन्होंने कुछ बताया था, इसके बारे में इतना ज़रूरी नहीं है। Its melting point is 3432 सेंटीग्रेड, मतलब 3422 सेंटीग्रेड इनका मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट 5555 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखा मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा हाई है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री पे है या 1000 डिग्री पे भी है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आने पे, मतलब बहुत थोड़ी सी पावर भी आने पे ये क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, बल्ब ज़्यादा प्रकाश नहीं दे पाएगा। तो बल्ब के ज़्यादा प्रकाश देने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। IAS 99 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज़ रादर शॉर्ट लाइफ बिकॉज, ठीक है, शॉर्ट लाइफ क्यों होती है लाइट बल्ब की, आपको ये बताना है। इसके ऑप्शन है फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, ये सही बात है, फिलामेंट का जो वायर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ऑप्शन बी, बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली, ठीक है, बल्ब इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता है कंप्लीटली। वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात की कि जो वायर्स होते हैं फिलामेंट के, जो कि नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी 1 2 3। एन ऑर्डिनरी बल्ब हैज़ रादर शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ क्यों होती है? क्योंकि फिलामेंट वायर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली, ठीक है, और वायर्स सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, ये तीनों ऑप्शन होगा इसका। तो हमने यहाँ इसका आंसर ये वाले क्वेश्चन का कि ऑर्डिनरी लाइट बल्ब की शॉर्ट लाइफ क्यों होती है, इसका आंसर डी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड या वेल इलेबोरेटेड नहीं है, जबकि यहाँ पे इनको प्रॉपर रीजनिंग देनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग देख लेते हैं, हम आपको अपनी तरफ से बताते हैं कि क्या रीजनिंग होती है। फिलामेंट का जो वायर होता है, जो टंगस्टन का वायर होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ऐसे देखा था, कुछ ऐसे 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 करके यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। दिस इज ट्रू बिकॉज द फिलामेंट वायर इज टिपिकली मेड ऑफ टंगस्टन विच इज वेरी थिन वेरी फ्रेजाइल, ठीक है, बहुत थिन और बहुत ही क्या होता है, फ्रेजाइल होता है, जरा सा कुछ होने पे वो टूट जाता है, ठीक है। एनी इरेगुलरिटीज इन द वायर कैन कॉज इट टू ब्रेक मोर इजिली, ठीक है। तो फिलामेंट का वायर यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब उसकी यूनिफॉर्म लेंथ नहीं होती, यूनिफॉर्म ब्रेड्थ नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ भी हल्का सा भी चेंज हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी शॉर्ट लाइफ हो जाती है, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया इसकी शॉर्ट लाइफ का, क्योंकि फिलामेंट का जो वायर है वो बहुत ही थिन, बहुत ही फ्रेजाइल होता है, तो जरा सा उसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है इसलिए बल्ब खराब हो जाता है।
दूसरा चीज ये कह रहा था IAS प्री 99 के ऑप्शन में कि बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली। बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली का क्या मतलब है कि बल्ब में कुछ ना कुछ गैस जो है हमेशा रह जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज देर विल ऑलवेज बी सम रेजिडुअल गैस लेफ्ट इनसाइड द बल्ब। बल्ब के अंदर कुछ ना कुछ गैस होगी जो कि रिएक्ट कर जाएगी हॉट फिलामेंट के साथ, ठीक है। हॉट फिलामेंट जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अभी हम लोग ने देखा था, तो वो क्या कर जाता है, गैस से रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिलामेंट खराब हो जाता है और बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, उसकी शॉर्ट लाइफ होती है। थर्ड है वायर्स सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जो वायर्स होते हैं फिलामेंट के वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गर्म होते जाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी गर्म होते जाते हैं, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। दिस इज ट्रू बिकॉज वायर्स सपोर्टिंग द फिलामेंट आर टिपिकली मेड ऑफ मेटल दैट हैज रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का आपस में अपने में जो है वो तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पर अगर मेटल्स में देखा जाए तो उनके में बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अपने में देखा जाए तो काफ़ी हाई है, लगभग 3500 है, ठीक है, लगभग हम लोगों ने देखा था 3500 है, ठीक है, 3500 है। पर जैसे आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 6000 है, एल्यूमिनियम का जो है वो लगभग 6500 मेल्टिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मेटल्स में जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़रा सा भी बल्ब गर्म होता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है कि टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्यूज हो जाता है बल्ब और उसकी शॉर्ट लाइफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वेल एक्सप्लेन्ड रीजन, वेल इलेबोरेटेड रीजन आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 RAS 2007 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होता है फिलामेंट का, आपको ये बताना है, फिलामेंट जो टंगस्टन का होता है उनका टेम्परेचर कितना होता है जब बल्ब जल रहा होता है, ठीक है। तो जब बल्ब जल रहा होता है तब इनका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2000 से 2500 सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, 2000 से 2000 तक सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। 3000 तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था इनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो उससे कम ही रहेगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ये 1000 डिग्री से 1500 डिग्री तो बहुत कम हो गया, और 100 डिग्री से 500 डिग्री तो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। टंगस्टन मेटल इज यूज इन फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इट्स टेम्परेचर गोज अप टू 1500 टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स ओनली 5% टू 10% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी देखिए कितनी कम है, सिर्फ 5% या 10% तक की इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट करते हैं लाइट में। इसलिए बल्ब के बाद अब क्या आने लगा, LED लाइट्स आने लगी ताकि एफिशिएंसी बढ़ती जाए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो लाइटिंग जो होती है, जो बिजली होती है, बिजली से ही समझ में आ रहा है, लाइटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, बिजली। तो इसमें क्या होगी, बिजली वाली एनर्जी होगी, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं, लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ। तो जब विद्युत या क्या कहते हैं उसको, जो बिजली कड़कती है ना, तो जब बिजली हो रही है तो बिजली ही कड़क रही है, तो मतलब बिजली एनर्जी है उसके अंदर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ये तो फ्री का क्वेश्चन था MPPCS 2017 में, ठीक है। लाइटिंग कैन इवन बर्न बिकॉज इट कंटेन्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइटिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन स्टॉर्म क्लाउड्स एंड ग्राउंड और विद इन द क्लाउड्स देमसेल्व्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 32nd क्वेश्चन पे, UPPCS प्री का और उत्तराखंड PCS मेंस में पूछा गया है। दो रीजन दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं असर्शन और रीजन में। इनको क्या करना होता है, इनको 2 स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं असर्शन और रीजन, क्या आपस में मतलब इंडिविजुअली गलत है, क्या इंडिविजुअली सही है, क्या ये देखा जाता है। मतलब ये देखा जाता है असर्शन अपने आप में सही है इंडिविजुअली बिना किसी रीजन के सपोर्ट के, और रीजन क्या अपने आप इंडिविजुअली सही है बिना किसी असर्शन सपोर्ट के। तो ये हमारा स्टेप 1 हो जाता है। अगर दोनों सही हैं तो ये देखा जाता है कि रीजन जो है वो क्या लॉजिकली सेटिस्फाई कर रहा है असर्शन को, ठीक है। फिर ये देखा जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर दोनों में स्टेटमेंट में कोई एक गलत है तो स्टेप 1 में ही ये रहा जाता है, उसके आगे नहीं जाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रिवेंट बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेजेस इन इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो
लाइटिंग होती है, जब बिजली कड़कती है तो कंडक्टर्स क्या करते हैं, बिजली सप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, बिजली सप्लाई मतलब बिजली को आर पार करने लगते हैं, अपने आप से जाने देते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर लगा दिया तो क्या होगा, ये बिजली लेंगे और बिजली को दूसरी तरफ भेज देंगे, दूसरी तरफ फेंक देंगे। ठीक है, तो ये बचाते हैं बिल्डिंग को। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है, जिससे कि जब आकाश में बिजली कड़के तो वो बिजली क्या हो, वो बिल्डिंग को ना डैमेज करे, बल्कि कंडक्टर के माध्यम से वो अर्थ में चली जाए। ठीक है, वो अर्थ के अंदर चली जाए। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। ये मान लीजिए बिल्डिंग है। ठीक है, ये मान लीजिए बिल्डिंग है और ये पूरा एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर यहाँ पे लगा दिया गया है छत पे, उसकी बिल्डिंग के टेरेस पे, और वो ऐसे कनेक्टेड कनेक्टेड क्या है, अर्थ के अंदर चला जाता है। ठीक है, अर्थ के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बिजली कड़की, ये ऐसे बिजली कड़की येलो कलर की। ठीक है, येलो कलर की बिजली कड़की मान लीजिए, तो ये जो बिजली हुई ये कंडक्टर अलाउ करता है टू पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर से यहाँ आई कंडक्टर के पास, और कंडक्टर की वायर से अंदर 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 होते हुए चली गई। ठीक है, बिल्डिंग को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन भी असर्शन का एकदम लॉजिकली सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, which says both A and R are correct and R is the correct explanation of A. ठीक है, a lighting conductor is metal rod mounted on top of an elevated structure electrically bonded using a wire or electric conductor to interface with ground through an electrode. ठीक है, engineered to protect the structure in the event of lightning strike. If lightning hits the structure, it will preferentially strike the rod and would be connected to ground through wire instead of passing through structure. तो structure के थ्रू नहीं पास होती है, हमने देखा यहाँ पे ये तार के थ्रू पास होके ग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, और बिजली बिल्डिंग बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा गया था, इन अ 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। ठीक है, तो 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग आपने सबने देखा होगा, प्रेस लगाते होंगे, आयरन करते होंगे कपड़ों में, इस्त्री करते होंगे, या आपके घर में अगर एसी होगा तो एसी में भी होगा, कभी कभी कूलर में भी दे दिया जाता है 3 पिन प्लग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पिन प्लग का एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में देखिएगा। ये सबसे बड़ी जो पिन होती है वो अर्थ पिन होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो होती है वो अर्थ पिन होती है। ठीक है, वो क्या होती है, अर्थ पिन होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी वाली पिन होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पिन जो होती है वो अर्थ वाली पिन होती है, ग्राउंड वाली पिन होती है। ठीक है, इससे क्यों होता है कि लॉन्गेस्ट पिन ऑन द 3 पिन इज अटैच्ड हेयर, सो व्हेन एन अप्लायंस विद अ मेटल केस इज प्लग्ड इन, इट्स ऑटोमेटिकली अर्थ। ठीक है, इसके अंदर अब ये जैसे ही पुट करेंगे हम सॉकेट में, मान लीजिए ये सॉकेट है। ठीक है, ये सॉकेट है, ये ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ पिन जाएगा सॉकेट के अंदर। ठीक है, सॉकेट के अंदर मतलब कोई भी एनर्जी जो बची हुई है, कोई भी एनर्जी पास हो रही है, तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ पिन लेके इसको ग्राउंड में सप्लाई कर देगा। ठीक है, अर्थ पिन क्या करेगा, ग्राउंड में सप्लाई कर देगा, इसको ग्राउंड टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, अर्थ पिन को ग्राउंड टर्मिनल भी कहते हैं। सबसे लंबी इसको इसलिए बनाई गई है क्योंकि सॉकेट में सबसे पहले ये जाएगी और सॉकेट के बाहर सबसे बाद में अर्थ पिन आएगी। तो ये क्या करेगी, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा है, वो क्या करेगी, उनको ऑटोमेटिकली अर्थ कर देगी। ठीक है, उनको क्या करेगी, ऑटोमेटिकली अर्थ कर देगी। दूसरी पिन होती है हमारी न्यूट्रल पिन। ठीक है, ये न्यूट्रल पिन होती है, ये जनरली ब्लू कलर की होती है, कभी आप अंदर तार खोलेंगे देखे होंगे, ये ब्लू कलर की होती है। ठीक है, और दूसरी होती है लाइव पिन, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, लाइव पिन से क्या होता है, लाइव पिन जो होती है ब्राउन वायर की, ये क्या होती है कि दिस केस जो होती है, मतलब ये ब्राउन पिन जो होती है, वहाँ पे क्या होता है, ब्राउन वायर लगा होता है, और ये इंसुलेटर की तरह काम करती है ताकि जो एनर्जी है इधर उधर ना निकल जाए। ठीक है, और यहाँ से ये जो ब्राउन पिन है या लाइव वायर है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। देख लेते हैं अब क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर है 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन। अभी हमने बताया लॉन्गेस्ट पिन कौन सी होती है, अर्थ पिन होती है, ग्राउंड टर्मिनल वाली होती है। तो ये हो गया ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, इन अ 3 पिन प्लग देयर आर 3 एंड्स, नेमली लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। द अर्थ पिन ऑन अ प्लग इज लॉन्गर देन द लाइव एंड न्यूट्रल पिन्स। लाइव होगा। ठीक है, दिस मीन अर्थ पिन इज द फर्स्ट टू कनेक्ट एंड लास्ट टू डिस्कनेक्ट फॉर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव एंड ईजी पाथ फॉर लीकेज और फॉल्ट करंट फ्लो। ठीक है, तो जैसे ही लीकेज होगा या फॉल्टी करंट फ्लो होगा, तो अर्थ पिन क्या करेगी, सारी की सारी एनर्जी क्या करेगी, सप्लाई कर देगी ग्राउंड में। इससे क्या होगा, अप्लायंस में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आएगी और अप्लायंस खराब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने
इलेक्ट्रिकल टेप को देख लिया, मतलब इलेक्ट्रिकल टेप कह रहे हैं सॉरी, ये पिन को देख लिया, 3 पिन को देख लिया और उनका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देख लिया कि अलग अलग में क्या क्या मतलब होता है। ये फ्यूज़ होता है जो कि ब्रास का बना होता है और गुड कंडक्टर होता है एंड इट डजंट रेस्ट, ठीक है। अर्थिंग वायर है, न्यूट्रल वायर है और लाइव वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, यूपीपीसीएस प्री 2002 का है। इन इलेक्ट्रिक अपरेटस अर्थ इज यूज्ड, ठीक है। तो अभी हमने देखा था अर्थ किसके लिए यूज होता है, तो सेफ्टी के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर सेफ्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, यूपीपीसीएस आरआई का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा है। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ दे आर हैविंग, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो होता है जब अलग अलग पोटेंशियल होता है, ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने बात की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ईपी, ईपी क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। एक जगह से एक इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह से दूसरी जगह पास होना क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ये जब एक इलेक्ट्रॉन जो है या इलेक्ट्रिसिटी जब एक जगह से दूसरी जगह पास होती है, ठीक है। और ये क्यों पास होती है हमने बताया था, तो क्यों पास होती है, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल रहता है, ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल रहता है। जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल के बारे में बात की थी अपने चैप्टर में, आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, वहां पे और कुछ बातें हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देख लेते हैं, ऑप्शन ए सेम चार्ज, नहीं ये गलत है। ऑप्शन बी सेम कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं है, सेम रेजिस्टिविटी भी नहीं है, सेम पोटेंशियल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फ्लो होता है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ में भी ये देखा था, आंसर इसका डी होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा अक्रॉस अ रेजिस्टर, देन करंट फ्लोइंग आई थ्रू इट, देन करंट आई विल फ्लो थ्रू इट, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला भी देखा था, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, वी आई सॉरी V इज इक्वल टू आई आर वाली बात कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वेलोसिटी वोल्टेज डिफरेंस जो था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये हमने देखा था। और इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल होने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, IAS प्री 98 में पूछा है। ये पूछ रहा है आपसे, A fuse is used in main electric supply as safety device। अभी हमने देखा था कि फ्यूज जो होता है वो सेफ्टी डिवाइस की तरीके से यूज होता है, ठीक है। Which of the following statements about the fuse is correct, ठीक है। ऑप्शन ए, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच, नहीं, फ्यूज अलग होता है। फ्यूज क्या होता है, अलग किया जाता है, अलग रखा जाता है, ताकि जैसे ही ज़्यादा करंट सप्लाई हो वैसे ही फ्यूज मेल्ट हो जाए और करंट रुक जाए, ठीक है। तो मेन स्विच के साथ अगर कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एकदम कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फ्लो होता जाएगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फ्लो के केस में फ्यूज बर्न नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा मतलब हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये गलत है। इट इज मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर अलॉयज। सिल्वर अलॉयज कौन से होते हैं, जो हाई कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये ब्रास का बना होता है जो इंसुलेटर का काम करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसके पास थ्रू ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हुआ, दूसरा भी गलत हुआ। इट मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही हल्की सी मेल्टिंग पॉइंट पहुंची और वो फ्यूज हो गया स्विच या जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गई और इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच गया, ठीक है। तो फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी सेंस करे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सेंस करे, वो मेल्ट हो जाए और आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो, डिस्कनेक्टेड हो जाए। ऑप्शन डी, इट मस्ट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या ही मतलब है, वो तो कहीं से कनेक्टेड ही नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, ये सेफ्टी डिवाइस होता है यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो एक्सेसिव करंट को डिस्कनेक्ट करने के लिए फ्यूज का यूज होता है, ठीक है। फ्यूज जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। तो हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हुए फ्यूज को बनाया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट अप होने पे फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वायर, पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
तो सिल्वर का तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उससे। एज द करंट इंक्रीजेज बियॉन्ड द लिमिट, एक्स्ट्रा करंट जब भी पास होती है, वायर इन इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट्स एंड ब्रेक्स ऑफ, द फ्यूज इज देन सेड टू हैव ब्लोन ऑफ, द सर्किट इज ब्रोकन एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब फ्यूज प्रिवेंट्स फायर्स। ठीक है, इसलिए क्या होता है, फ्यूज फायर प्रिवेंट करता है। इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे ये एक्स्ट्रा हीट सेंस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा सेंस करते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारा जो भी अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो अब ये 3-4 क्वेश्चन सब फ्यूज से ही रिलेटेड है, देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज किससे रिलेटेड है, तो अभी हमने देखा था, ये बीपीएससी 99 का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज किस पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। बढ़ते हैं आगे, 38 नंबर क्वेश्चन पे, यूपीपीसीएस 93 में पूछा है। अब फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज बाई, ठीक है, फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज बाई हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने देखा था फ्यूज में क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, when a high current flows through the circuit it get heated and melted। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लो को, और बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि जैसे ही हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आए, काम में आए, हीटिंग इफेक्ट एक्स्ट्रा हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा हो गई तो फ्यूज मेल्ट हो गया तुरंत ही। और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए। क्वेश्चन 39 है, RAS 97 का क्वेश्चन है। फ्यूज वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, लो मेल्टिंग पॉइंट। बी हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलत है। सी हाई रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। और डी लो रेजिस्टेंस, नहीं, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, ए और सी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 40 देखते हैं, RAS 99 का ही क्वेश्चन है। फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ। ठीक है, तो अभी हमने देखा था फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट मटेरियल होता है, एक मेटल होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अलग सा नॉन यूनिफॉर्म सा फिलामेंट का वायर होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो फिलामेंट का तो होता ही है। ठीक है, फिलामेंट किसका बना होता है, ये हमने देखा था, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। पर हेलोजन लैम्प में क्या होती है, सोडियम होती है, सोडियम गैस होती है। तो जो फिलामेंट होता है वो एलॉय हो जाता है टंगस्टन प्लस सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एलॉय हो जाता है। तो फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस येलो लाइट। ठीक है, सोडियम बर्न होने पे क्या होता है, येलो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा आप, फिलामेंट जो हेलोजन लैम्प में होता है वो टंगस्टन और सोडियम का होता है। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखते हैं, IAS प्री 98 का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेस व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है, बिल्कुल, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, हीटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। ठीक है, रीजन देख लेते हैं, क्या पे यहाँ पे दिया हुआ है, कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स विद ईच अदर रिलीजेस हीट एनर्जी। कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स नहीं रिलीज करता भाई हीट, ये गलत है। ठीक है, कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स नहीं होता भैया, एटम्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हैं विद एटम्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स का ये कोलिजन है, ना कि कोलिजन ऑफ मेटल्स एटम्स विद ईच अदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स का होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो रीजनिंग गलत है, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। देख लेते हैं क्या रीजनिंग दी है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टिंग वायर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कोलाइड विद एटम्स ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल सही बात बोले हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं, वो कंडक्टर के मेटल्स पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और ये मेटल है। ठीक है, ये मेटल है, मेटल के थ्रू पास हो रही है, तो यहाँ पे मेटल है और ये इस कलर में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपस में नहीं कोलाइड करती मेटल के एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, जो मेटल के एटम्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन दिस प्रोसेस दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू एटम्स ऑफ कंडक्टर एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम से, एटम्स को गर्म कर देते हैं, फिर एटम्स क्या करते हैं, एटम्स गर्म होकर अपना ट्रांसफर, अपना जो टेम्परेचर है वो राइज कर देते हैं। ठीक है, इसे ये ऐसे रीजनिंग है इसकी। ठीक है, क्या होता है इसमें कि ये इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उनके साथ पास करते रहते हैं, मेटल से पास हुए, मेटल से पास हुए तो मेटल्स के ये एटम्स है। ठीक है, ये मेटल के एटम्स हैं,
ठीक है, येलो में इलेक्ट्रॉन्स है और मेटल के एटम्स ब्लू में है, ठीक है। तो ये आपस में क्या किए, ये आपस में कोलाइड कर गए, ठीक है, आपस में ये कोलाइड कर गए। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गर्म है, इन्होंने अपनी हीट एनर्जी पास कर दी मेटल के एटम्स से। मेटल के एटम्स बहुत गर्म हो गए, ठीक है, मेटल के एटम्स बहुत गर्म हो गए, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड किए मेटल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल से कोलाइड किए, इलेक्ट्रॉन्स गर्म थे, इन्होंने अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर की मेटल्स को, मेटल्स ने ट्रांसफर की हीट एनर्जी मेटल एटम्स को मिल गई, तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, उससे टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसकी रीजनिंग ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, IAS 96 में पूछा गया था। आपसे पूछ रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली ठीक है। तो हम लोग ने देखा था कि जो रेजिस्टर्स होते हैं या कैपेसिटर्स होते हैं वो कौन से अरेंजमेंट में होते हैं, या तो वो पैरेलल होते हैं या तो वो सीरीज में होते हैं, ठीक है। ये दो अरेंजमेंट हमने देखे थे। सीरीज में ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक, पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे के ऐसे ऐसे पैरेलल, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही है और ये ऐसे पैरेलल सॉरी सीरीज में फ्लो हो रही है, ठीक है, सीरीज में ऐसे फ्लो हो रही है, सीरीज में ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा एनर्जी दिखाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए आ गई और यहाँ से आ गई, ठीक है, तो ये फ्लो होती चली जाएगी, फ्लो होती चली जाएगी, और यहाँ पे मान लीजिए कोई अप्लायंस लगा है वो खराब हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए बी से याद रखिए बल्ब लगा है, बल्ब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी की पूरी पास हो गई, ठीक है, पूरी की पूरी पास हो गई और वो खराब कर गई, ठीक है। दूसरा एक केस क्या होता है कि ये सीरीज में लगी हैं और मान लीजिए ये सेकंड वाला ये खराब हो गया, सेकंड वाली जो सीरीज है वो खराब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई और फिर बल्ब नहीं जलेगा, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा, नहीं जलेगा, क्योंकि सेकंड वाली खराब हो गई है। सेकंड वाली से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर थर्ड वाली पे जाती है और थर्ड वाली से पास होकर बल्ब को जलाती है, ठीक है। अब जब सेकंड वाली खराब हो गई या थर्ड वाली खराब हुई या फर्स्ट वाली खराब हो गई तो कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सीरीज नहीं यूज करते हैं, इसलिए क्या यूज करते हैं हम, इसलिए हम पैरेलल यूज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और अब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है, क्यों होता है अभी देखते हैं। अभी सीरीज में देखा कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया था, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मान लीजिए ऐसे ऐसे बने हैं, ये 1 2 3, ठीक है, ये अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग अप्लायंसेज इसमें लगे हुए हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है, अलग अलग अप्लायंसेज इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये अप्लायंसेज लगे हुए हैं, मान लीजिए एक ही बल्ब लगा हुआ है इसमें, ठीक है, एक ही बल्ब इससे कनेक्टेड है, ठीक है, दो बल्ब नहीं है, एक ही बल्ब है, हटा देते, ठीक है, ऐसे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, तो एक ब्रांच यहाँ से जा रही है, एक ब्रांच की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है और एक ब्रांच की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है। ये फर्स्ट ब्रांच हो गई, ये सेकंड ब्रांच हो गई और ये थर्ड ब्रांच हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए थर्ड ब्रांच खराब हो गई, ठीक है, थर्ड ब्रांच मान लीजिए खराब हो गई, तो थर्ड ब्रांच का इलेक्ट्रिसिटी जो था वो डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। बाकी एक और दो ब्रांच से तो इलेक्ट्रिसिटी आ ही रही है ना, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा फिर भी, ठीक है। तो पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट ब्लैकआउट नहीं होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरी तरीके से बर्नआउट नहीं, ब्लैकआउट नहीं होता, इसलिए पैरेलल कनेक्शन हमारे यहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ए सीरीज कनेक्शन गलत है, सीरीज में अभी हमने देखा नहीं यूज होता है। बी क्या दिया है, बी दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सी दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी सीरीज कनेक्शन विद इन ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन एल्सवेयर, ना भाई ऐसी वायरिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली अ पैरेलल कनेक्शन इन पैरेलल सर्किट, ईच ब्रांच रिसीव्स इक्वल करंट इन अ पैरेलल कनेक्शन, and if one of the bulb is removed from the circuit, that is if one of the branches in the circuit is broken, electric current will still flow in other branches and other bulbs will continue to glow। तो अभी हमने आपको बताया था कि पैरेलल में कैसे एक ब्रांच खत्म होने के बाद, एक ब्रांच डिस्ट्रॉय होने के बाद या एक ब्रांच में डिस्टर्बेंस होने के बावजूद फर्स्ट और सेकंड ब्रांच से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्लो होती रहती है, ये पैरेलल में था। सीरीज में हमने देखा एक सीरीज, फर्स्ट ऑफ सीरीज के बाद सेकंड सीरीज के जस्ट बाद थर्ड सीरीज, तो कैसे जा रही थी, पहले 1 से 2 2 से 3 फिर 3 से 4 इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी। तो अगर सेकंड वाली खराब हुई तो थर्ड वाली तक इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पहुंचेगी और उसमें क्या होगा, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा। तो कंप्लीट ब्लैकआउट को बचाने के लिए पैरेलल कनेक्शन यूज होता है, डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कनेक्शन यूज होता है।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 43rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर विद ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज, ठीक है, तो ब्लैक इंसुलेशन कौन सी वायर में लगा होता है आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये देखा था, सॉकेट देखा था या पिन देखा था। तो ये कौन होता है, ये अर्थिंग होती है। ठीक है, ये बड़े वाले सबसे अर्थिंग होते हैं। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में न्यूट्रल वायर होता है, लेफ्ट में क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। और राइट में क्या होता है, लाइव वायर होता है। लेफ्ट राइट में क्या होता है, लाइव वायर होता है। ठीक है, लेफ्ट में लाइव वायर होता है, राइट में लाइव वायर होता है। ठीक है, जो न्यूट्रल वायर होता है हमने देखा था वो ग्रीन इंसुलेशन होल्ड करता है। ठीक है, ग्रीन होता है। लाइव वायर कैसा होता है, लाइव वायर रेड होता है, रेड इंसुलेशन होता है। और न्यूट्रल वायर में कैसा होता है, न्यूट्रल वायर में ब्लैक इंसुलेशन होता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर में ब्लैक इंसुलेशन होता है। ठीक है, ब्लैक इंसुलेशन होता है न्यूट्रल वायर में। ठीक है, देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है आपसे लाइव वायर, नहीं, लाइव वायर में कैसा होता है, रेड होता है। अर्थिंग वायर में कैसा होता है, अर्थिंग वायर में ग्रीन होता है। और न्यूट्रल वायर में कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। फ्यूज वायर में कोई नहीं होता, ब्रास का बना होता है। ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन रीचेज अवर हाउस थ्रू 3 वायर। ठीक है, 3 तारों के माध्यम से हमारे घर में बिजली पहुंचती है। कौन कौन सी, एक लाइव वायर होता है जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, दूसरा न्यूट्रल वायर होता है, और तीसरा अर्थिंग वायर होता है जो कि अर्थिंग क्रिएट कर देता है सेफ्टी अप्लायंसेस में। ठीक है, to avoid confusion we follow a color code for insulating these wires. The red wire is live wire, याद रखिएगा, रेड वायर लाइव वायर होता है, ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर होता है, और अर्थ वायर जो होता है वो ग्रीन प्लास्टिक इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 44th क्वेश्चन पे। आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ड्राई ह्यूमन बॉडी का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन रटने वाला है, 10⁻⁴ ओम। ठीक है, इसमें आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लीजिएगा। ऐसे अतरंगी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और जहाँ पे पूछे जाते हैं बेचारे वो बच्चे तो नहीं कर पाते होंगे, उनके बाद वाले बच्चे जरूर कर लेते होंगे उसके बाद जो एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें आंसर पता चल गया। ठीक है, अब वो रट के चले जाते हैं। तो याद रखिएगा 10⁻⁴ ओम जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ह्यूमन बॉडी की, 10⁻⁴ ओम। ठीक है, बढ़ते हैं 45th नंबर पे। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल। तो सीएफएल का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सी से कॉम्पैक्ट, एफ से फ्लोरोसेंट और एल से लैंप। ठीक है, सीएफएल जो है एडवांस वर्जन है बल्ब का। ठीक है, जहाँ पे सीएफएल बल्ब में लगभग 5 से 10% तक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वही सीएफएल में लगभग ये जो परसेंटेज पहुँच जाता है ये 25 से 30% तक पहुँच जाता है, इसलिए सीएफएल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है लाइट एमिटिंग डायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो वो लेज़र के प्रिंसिपल पे नहीं काम करती हैं, थर्मोनिक एमिशन पे नहीं काम करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक कोड पे नहीं काम करती हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस पे काम करती है। ल्यूमिनिसेंस मतलब होता है लाइट जल जाती है। ठीक है, लाइट जलने वाली जो ल्यूमिनिसेंस होता है वो लाइट होती है। ठीक है, हमने आपको बायो में एक चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, बायो में एक चीज़ पढ़ाई थी कि डिविजन्स होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल किंगडम्स के डिवीजन होते हैं। विटेकर साहब ने डिवीजन कराया था, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंगाई में, एनिमल में और प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में हमने इनवर्टिब्रेट देखा था। ठीक है, हमने एक फाइलम देखा था, एक क्लास देखी थी इनवर्टिब्रेट की किंगडम फाइलम में, जो कि बायोल्यूमिनिसेंस होल्ड करते हैं। आप उनकी प्रॉपर्टी का नाम बता सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे जानवर हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो उनका नाम था टीनोफोरा। ठीक है, आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। आप सोच रहे होंगे बायो क्या पढ़ाने लग गए, तो ऐसे आपको लिंक करते हुए चलना है, ऐसे रिवाइज करते हुए चलना है। जब आपने ल्यूमिनिसेंस पढ़ा तो आपको बायोल्यूमिनिसेंस याद हो जाना चाहिए कि टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बायोल्यूमिनिसेंस वाली प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायो पढ़ लिया हल्का सा, अब फिजिक्स पे आते हैं अपने। तो ये इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी पे एलईडी काम करती है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस is an optical and electrical phenomenon in which material emits light in response to passage of an electric current or to strong electric field। तो जब strong electric field होती है या strong electric current पास होती है तो अपने आप लाइट जल जाती है।
It is the result of radiative recombination of electrons and holes in a material, usually a semiconductor. The excited electrons release their energy as photons. Light, ठीक है, a light emitting diode is semiconductor light source that emits light when current flows through it. ठीक है, तो लाइट एलईडी क्या है, ये याद रखिएगा, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर है, जो कि लाइट तब एमिट करती है जब इलेक्ट्रिक करंट उनके पास होने लगता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन होल्स रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, तो ये एलईडी क्या है, ये सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है. बढ़ते हैं आगे, 47 क्वेश्चन देखते हैं. आरएएस 2013 का क्वेश्चन है. ये बोल रहे हैं असर्शन और रीजनिंग का स्टेटमेंट है. असर्शन बोल रहा है लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प्स ऑफर लॉन्गर सरफेस एज कंपेयर टू CFL. ठीक है, अभी हमने देखा था CFL क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है. CFL किससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बल्ब से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पे बोल रहे हैं एलईडी लाइट जो है वो CFL से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है. इसका रीज़न देख लेते हैं हम लोग. लाइट एमिटिंग डायोड्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स. बिल्कुल सही बात है. CFL जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं मेन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. ठीक है, मेन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. और लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या होती हैं, ये कम इलेक्ट्रिसिटी में भी लाइट प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, कम इलेक्ट्रिसिटी में भी लाइट प्रोवाइड कर देती हैं, इसलिए क्या होता है CFL जो है वो कम एफिशिएंट होते हैं एलईडी से. ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को. ठीक है, in light emitting diodes lamps gallium arsenide is used as main light emission component which converts electrical energy into light. ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड यूज हो रहा है जिसकी एफिशिएंसी कन्वर्जन जो लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है वो बहुत हाई होता है. ठीक है, जबकि CFL में ये कन्वर्जन बहुत कम हो जाता है. ठीक है, तो बल्ब में ये कन्वर्जन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का हीट में ये लगभग 5 से 10% तक होता है. CFL में यही कन्वर्जन लगभग 25% होता है. और लाइट एमिटिंग डायोड में यही प्रतिशत लगभग 60 से 70% हो जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 60 से 70% हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है लेड में, 25% कन्वर्ट होती है लगभग CFL में, और 5% लगभग कन्वर्ट होती है बल्ब में. ठीक है, तो बल्ब से ज़्यादा CFL एफिशिएंट है और CFL से ज़्यादा LED एफिशिएंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS 2011 का है, देख लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED लैम्प. अभी हमने देखा था CFL और LED लैम्प के बारे में. ठीक है, देख लेते हैं. To produce light, a CFL uses mercury vapor and a phosphor, while LED lamp uses semiconductor material. अभी हमने देखा था semiconductor है LED, तो बिल्कुल सही बात है ये. और CFL यूज करता है mercury vapor and phosphor, ये बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखी. ऑप्शन 2 बोल रहा है, सॉरी स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर देन ऑफ LED लैम्प. ठीक है, ये तो गलत है, ये भी हमने देखा था, क्योंकि LED लैम्प सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करता है और क्या यूज़ करता है, गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है, जिससे जो है लॉन्गर लाइफ होती है LED लैम्प की रादर देन CFL. नेक्स्ट है ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड है आपका, बोल रहा है अ CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू एन LED लैम्प. ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 और 3 होना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन 1 ओनली नहीं, गलत है. 2 एंड 3 नहीं, 2 गलत है. 1 एंड 3 सही है, D 1 एंड 2 गलत है. ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 3. CFL यूजेज मर्करी वेपर एंड फ्रॉस्फर. ठीक है, अब रट्टा मार लीजिए इसको, IAS ने पूछा है तो कभी ना कभी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेगा ही. CFL यूजेज मर्करी वेपर एंड phosphor to produce light. The gases become excited by electricity and when combined with mercury particles produces invisible ultraviolet light. The UV light then hits the white phosphor coating inside the bulb causing it to fluorescence and emit the white light. ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस होता है CFL में. LED lamp uses semiconductor material to produce light. CFLs have a life about 6 to 10,000 hours, जबकि LED की जो लाइफ स्पैन होती है वो लगभग 50,000 घंटे की होती है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ होती है LED की कंपेयर्ड विद CFL. LED लैम्प्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू CFL. ये बात अभी हमने देखी थी. बढ़ते हैं आगे, 49 नंबर देखिए. 49 देखिए कैसे रिपीट किया है 2021 में. 2011 का कॉन्सेप्ट देखिए, LED लैम्प्स के बारे में पूछा है. ठीक है, तो कैसे यहाँ पे LED लैम्प्स के बारे में 2011 में जब पूछा था तो 10 साल बाद 2021 में LED लैम्प्स के बारे में फिर से पूछ लिया. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वाई डू विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम LED लैम्प्स. ठीक है, तो आपको बताना है सोडियम लैम्प्स जो होते हैं वो LED लैम्प्स से कैसे डिफर करते हैं. स्टेटमेंट 1 है सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ LED लैम्प्स.
स्टेटमेंट 2 बोला है एज स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लाइट्स। और ऑप्शन 3 बोला है, सॉरी स्टेटमेंट 3 बोला है spectrum of visible light from sodium lamps is also monochromatic while LED lamps offer significant color advantages in street lighting। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, और ऑप्शन डी 1 एंड 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो हमको इसमें एक चीज़ तो पक्का ही है कि सोडियम लैम्प्स की लॉन्गर लाइफ नहीं होती, एलईडी लैम्प्स की लॉन्गर लाइट होती है। तो 2 तो गलत हो गया। ठीक है, 2 गलत हुआ तो ये हटा और ये हटा। अब इसका भी आंसर ऑप्शन सी है, 1 एंड 3 है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या बातें हुई हैं। तो लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स दैट इज सोडियम वेपर लाइट्स आर ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल लाइट प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज, ये बात याद रखिएगा। दिस इज अ लार्ज सिस्टम इन एफिशिएंसी बिकॉज एटलीस्ट हाफ ऑफ द लाइट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड एंड रीडायरेक्टेड टू डिजायर एरिया बीइंग इल्यूमिनेटेड, वेयर एज एलईडी लाइट्स एमिट लाइट मल्टी डायरेक्शनली ओवर 180 डिग्रीज। ठीक है, तो सोडियम लैम्प्स क्या करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, सोडियम लैम्प्स ओमनी डायरेक्शनल है, ओ से ओमनी डायरेक्शनल 360 डिग्रीज में फेंकते हैं। ठीक है, 360 डिग्रीज में फेंकते हैं जो कि इनएफिशिएंट है। जबकि एलईडी लाइट्स क्या करते हैं, ये मल्टी डायरेक्शनल में फेंकते हैं और 180 डिग्रीज में फेंकते हैं। ठीक है, 180 डिग्रीज में ये लाइट फेंकते हैं। ठीक है, इसलिए ये एफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि एलईडी हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ स्पैन रिलेटिव टू एवरी अदर लाइटिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सोडियम लैम्प्स। तो अभी हमने देखा था न्यू एलईडीज की जो लाइट है, मतलब लाइफ है, वो 50 घंटे से 1 लाख आवर्स तक है। ठीक है, हेंस मोर देन 3 to 4 टाइम्स देन सोडियम लैम्प्स। Sodium vapor lights have worst color rendering. Low pressure sodium lamps in particular are monochromatic, मतलब एक ही कलर प्रोड्यूस करते हैं, resulting in the colors of illuminated objects being nearly indistinguishable। ठीक है, हर जगह पीला पीला सब कुछ दिखने लगता है तो समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में कलर क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का। Which means that objects illuminated by them appear shadowy black rather than color you would like to see during daylight. LEDs waste much less energy in producing waste heat, and they also provide an incredibly better variety of higher color rendering index options to the user। ठीक है, तो क्या करते हैं, येलो जो सोडियम लैंप होते हैं वो खाली येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से कलर रेंडरिंग बहुत कम हो जाती है, और जो वाइट लाइट होती है वो कई कलर्स क्या करती है, एमिट कर देती है। ठीक है, कई कलर्स को रिवील करती है ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, रट्टा मार के जाइएगा। अगर आपको यूपी पीसीएस में या बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हूबहू यही क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है।